चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां ड्रग्स केस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला जारी है। नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े पर नया खुलासा किया है, जहां एक गवाह को लेकर सवाल पूछे हैं। ड्रग्स का घमासान अब पारिवारिक होता जा रहा है। शाहरुख का बेटा नवाब मलिक के दामाद और अब समीर वानखेड़े की बहन और उनकी करीबी की इस जंग में एंट्री हो चुकी है। समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोले नवाब मलिक ने अब उनकी बहन को मामले में खींचा है। आरोपों की नई फहरिस्त में नवाब मलिक ने कहा, एनसीबी फर्जी गवाहों के दम पर बेगुनाहों को फंसाती है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी के गवाह फिक्स हैं। उन्होंने दस्तावेजी सबूत के तौर पर एनसीबी के 3 पंचनामा पेश किए। इसमें फ्लेचर पटेल का नाम तीनों पंचनामा में कॉमन है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्लेचर पटेल आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं? एक केस नंबर है CR नंबर 38 ऑफ 20, जो 25/11/2020 के दिन छापेमारी में फ्लेचर पटेल जी को एक पंच इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया। फिर दूसरा एक मामला है CR नंबर 16 ऑफ 20, 9 दिसंबर के दिन 2020 को फिर यही पंच रहते हैं उस मामले में। फिर एक केस है CR नंबर ऑफ 2 ऑफ 21, जो 2 जनवरी 21 के दिन केस होता है, छापेमारी होती है, उसमें ही फ्लेचर पटेल पंच होते हैं। तो सारे छापेमारी में फ्लेचर पटेल ही वहां नजर आ जाते हैं। क्या हैबिचुअल पंच है ये? आपके परिवार के लोग, उनके संबंध के लोग आपके पंच कैसे बन जाते हैं? फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े की बहन के साथ तस्वीरों में दिखी। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर फ्लेचर समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन को लेडी डॉन बता रही है। वहीं फ्लेचर ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उम्मीद करते हैं कि एनसीबी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुलासा किया। आज फ्लेचर पटेल को लेके भी एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए ये कौन व्यक्ति है, समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। ये सारे सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि जिस तरह से एनसीबी जो भी काम कर रही है इस शहर में, कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है और उसमें उनके ही अपने पारिवारिक संबंध जिनके होते हैं वही पंच बनाए जाते हैं। जस्ट टू बी नोन बाय समवन, नवाब मलिक जी आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे? कुछ ये 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए, उनका पता लगाइए। और एनसीबी बहुत अच्छा कार्य करे। समीर वानखेड़े जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये बीइंग इन एनसीबी बीएमसी की कार्रवाई कर रहे हो, आप झाड़ू मारने की ड्रग्स की प्रति इस देश को साफ कर रहे हो। हर एक माजी सैनिक आपके साथ खड़ा है। आज तक की टीम ने जैस्मीन वानखेड़े से बात की, जिन्होंने बताया कि वो फ्लेचर पटेल को जानती हैं, लेकिन इस तरह के आरोपों से इनकार कर दिया। वो एक जवान रह चुके हैं। वो एक फाइट, ही वाज एट द बॉर्डर्स एंड ही वाज सर्विंग आवर नेशन। तो अगर ऐसा इंसान, और हमारे बीच आई टाई हिम, राखी, ही इज अ राखी ब्रदर। सो अगर ऐसा इंसान आपको अगर डॉन बोले या कुछ ऐसी बातें बोले तो गर्व फील होता है। गर्व फील होने वाली बात है। चलो कोई अच्छा, वो कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा हूँ मुझे डॉन। देयर इज अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट ही इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ही इज सच अ बिग, उसने देश सेवा की है। और मैं क्या, पूरा नेशन जवानों की सेवा को प्यार करता है। वी नो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे हैव। सो अगर प्लीज आप जो भी आपके XYZ है उनको बोलिए थोड़ा अपनी मेंटालिटी को सही कीजिए, अपनी मानसिकता को थोड़ा सही कीजिए। और अगर आप बात कर रहे हो किसी के बारे में, तो उनकी बेटी या उनकी बहुओं को ट्रोल करना और इतना नीचे गिर के बात करना इज समथिंग आउट ऑफ लाइक, एक नहीं करते बेसिकली लोग जो है, नहीं करते। इससे पहले नवाब मलिक ने अपने दामाद समीर खान को लेकर एनसीबी को घेरा, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना देरी किए जमानत खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई।
नवाब मलिक ने बीजेपी नेता के आर्यन खान को पकड़कर एनसीबी दफ्तर ले जाने का मुद्दा उठाया था। वहीं एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान के साथ तस्वीर खिंचाने वाले शख्स पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा एनसीबी पर बीजेपी नेता के रिश्तेदार को ड्रग्स मामले में रिहा करने की बात कही थी। बहरहाल नवाब मलिक का एनसीबी पर हमला जारी है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। तीर्थ नगरी तिरुपति भी पानी पानी हो गई है। बाढ़ और बारिश ने केरल के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा दी है। दोनों सूबों में जमकर बारिश हो रही है। कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में थिरुपारप्पु झरने में बारिश के पानी इतना भर गया है कि मंजर देखकर डर लगता है। झरने से इतनी रफ्तार के साथ पानी गिर रहा है कि आसपास के सारे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। राज्य के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर की तमाम सड़कों पर कुछ इसी तरह पानी भरा है। इसी पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आंध्र के उत्तर तटीय इलाकों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियां, सड़कें, सब कुछ पानी में डूबी है। मशहूर धर्मस्थल तिरुपति पूरी तरह से पानी में डूबा है। मधुरा नगर में तो कमर तक पानी भरा है। अगले 2 दिनों तक यहां और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तेलंगाना तक बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। हैदराबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाते हुए मानसून ने दक्षिण के कई राज्यों में मुसीबत बढ़ा दी है। और परेशानी का ये वक्त पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तेज बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब खबर पुणे से। पुणे में तलवारबाजी के मुकाबले के दौरान एक शख्स के कारनामे को देख सबने दांतों तले उंगली दबा ली। इस शख्स ने 42 किलो की तलवार को अपने दांतों से उठा लिया। 250 साल पहले ये तलवार मराठा सरदार महिपालराव और रामराव पानसे ने भेंट की थी। तभी से दशहरे के अगले दिन यहाँ इस तरह का अनूठा मुकाबला होता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केरल की खबर से। केरल में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दर्जन भर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लैंडस्लाइड के बाद नदी नाले उफन रहे हैं। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी 2 दिन और तेज बारिश होगी। केरल पर कुदरत की जबरदस्त मार, लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर। भगवान के घर में त्राही त्राही। 6 की मौत, 1 दर्जन लापता। केरल के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से खौफनाक हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। नदियों में बाढ़ है और शहरों में घर दुकानें सब कुछ डूब गए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। केरल के इडुक्की की ये तस्वीरें इस खूबसूरत राज्य की बदहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। इडुक्की में जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद सैलाब आ गया। देखिए कैसे सैलाब की रफ्तार के आगे घर टूट गए।
बाढ़ की तूफानी मार के चलते ये घर कुछ ही मिनटों के भीतर लहरों में समा गया। इडुक्की में हर तरफ पानी भरा नजर आया और इसके बीच नजर आए बेबस लोग। घर, मकान, दुकान, हर तरफ पानी भरा था। जहां हजारों घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए। कारें पानी में डूबी हिचकोड़े खा रही हैं। मनियार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। और कोटायम की ये तस्वीरें भी बाढ़ की तबाही को बयां कर रही हैं। शहर में पानी ही पानी है। अच्छे खासे बाजारों में कई फुट पानी भरा है और इसके बीच पानी में डूबी कारें दिख रही हैं। शहर के करीब बह रहे नाले के हालात देखिए। इसमें बाढ़ का जबरदस्त पानी सब कुछ बहा ले जाने में आमदा दिखता है। कोटायम में ये बस बाढ़ के पानी में फंस गई। काफी मुश्किल से इस बस में सवार लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करना पड़ा। जरा सी देर जान पर भारी पड़ सकती थी। कोटायम शहर की दूसरी तस्वीरें भी बाढ़ की तरह ही दिखा रही हैं। कोटायम से लेकर कोची तक जबरदस्त बारिश हो रही है और जिंदगी दुश्वार हो चली है। केरल में हालात भयावह हैं। अब तक केरल में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब दर्जन भर लोग लापता हैं। सिर्फ कोयटम में ही 3 लोगों की मौत हो गई। केरल सरकार ने एयरफोर्स की मदद मांगी है। AM-17 हेलीकॉप्टर और सारंग हेलीकॉप्टरों को तैयार कर रखा है। NDRF की 11 टीमों को तैनात कर दिया गया है। केरल में बाढ़ ने जितनी तबाही मचाई है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि इस त्रासदी से निपटने में अभी राज्य को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। तीर्थ नगरी तिरुपति भी पानी पानी हो गई है। बाढ़ और बारिश ने केरल के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा दी है। दोनों सूबों में जमकर बारिश हो रही है। कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में थिरुपारप्पु झरने में बारिश के पानी इतना भर गया है कि मंजर देखकर डर लगता है। झरने से इतनी रफ्तार के साथ पानी गिर रहा है कि आसपास के सारे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। राज्य के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर की तमाम सड़कों पर कुछ इसी तरह पानी भरा है। इसी पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आंध्र के उत्तर तटीय इलाकों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियां, सड़कें, सब कुछ पानी में डूबी है। मशहूर धर्मस्थल तिरुपति पूरी तरह से पानी में डूबा है। मधुरा नगर में तो कमर तक पानी भरा है। अगले 2 दिनों तक यहां और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तेलंगाना तक बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। हैदराबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाते हुए मॉनसून ने दक्षिण के कई राज्यों में मुसीबत बढ़ा दी है। और परेशानी का ये वक्त पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तेज बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
कश्मीर में एक बार फिर बाहर के राज्यों के लोग निशाने पर हैं। चंद रोज पहले एक हत्या के बाद एक बार फिर राज्य में बिहार और यूपी के 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। चंद रोज में आतंकियों ने जिन 6 लोगों को मारा, उनमें आधे गैर कश्मीरी थे। जाहिर तौर पर कश्मीर में आतंकियों ने एक अलग किस्म की जंग छेड़ दी है। बौखला गया है पाकिस्तान। तिलमिला गई है इमरान की सेना। भारतीय सेना ने कश्मीर में चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की शाम आतंकियों ने हदें पार कर दी। श्रीनगर और पुलवामा में आतंकियों ने 2 नागरिकों की हत्या कर डाली। आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। सबसे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी। अरविंद बिहार का रहने वाला था। उसके बाद आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। सगीर यूपी का रहने वाला था। ये जो है पाकिस्तानी जो कायरता है उसका सबसे निम्न स्तर है। पुलवामा उन्होंने किया तो उनके ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद हुआ, और उनकी अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की वो सीधे तौर पर हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लड़ सके। इसलिए वो गरीब लोगों को जो बेचारे अपनी रोटी कमाने के लिए यहां पर आए हैं उनके ऊपर अटैक करें, उनको मार रहे हैं। ऐसे मौके पर भी आतंकियों की निंदा करने से ज्यादा फोकस महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना साधने का रहा। रेहड़ी वाले पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। कोई आश्चर्य करता है कि भारत सरकार को ये महसूस करने में क्या लगेगा कि उसकी नीतियां जम्मू कश्मीर में एक बड़ी विफलता रही हैं और किस कीमत पर। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग की जमकर निंदा की। श्रीनगर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में इन दिनों अनिश्चित सुरक्षा की स्थिति एक गंभीर याद दिलाती है। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के बांका के अरविंद कुमार के परिजनों के लिए नीतीश सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही बिहार सरकार ने इसकी घोर निंदा की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कश्मीर में आतंकवादियों को वो जान के बाहर, कश्मीर से बाहर के लोगों को और गरीबों के जघन्य अपराध करना, ये भय पैदा करने का ये कोशिश है। मृतक अरविंद के भाई का कहना है कि गांव के करीब 300 लोग वहां रहते हैं और रोजगार करते हैं। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने आम नागरिकों को मारा है। आतंकियों ने इस तरह से अभी तक पिछले कुल 11 दिनों के अंदर 6 नागरिकों की हत्या की, जिसमें 3 गैर कश्मीरी थे। श्रीनगर में पहली हत्या माखनलाल बिंदु नाम के दवा व्यापारी की हुई। उसके बाद शहर के बाहरी इलाके में आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान नाम के रेहड़ी वाले की हत्या कर दी। इन 2 हत्याओं के कुछ देर बाद बांदीपोरा में आतंकियों ने मोहम्मद शफी नाम के शख्स को गोली मार दी। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का अचानक बढ़ना यूं ही नहीं है, यह पाकिस्तान की नापाक सोच का नतीजा है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2019 में अलग अलग आतंकी घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई थी और इसके बाद 2020 में इसमें कुछ कमी आई। इस साल 33 नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हुए। 2021 में अब तक 27 नागरिक आतंकियों का शिकार बने। 370 हटने के बाद कश्मीर में नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। 370 को लेकर पाकिस्तान की जब दुनिया ने नहीं सुनी तो उसने आतंक के रास्ते अपने इरादे परवान चढ़ाने का प्लान बनाया। ऐसा करके पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर डर का माहौल तैयार करना चाहता है। आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नए आतंकी भर्ती कर रहा है। नए आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकी संगठन को दी गई है। आम नागरिकों की हत्या को टारगेट किलिंग कहा जा रहा है क्योंकि आतंकी जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो या तो गैर कश्मीरी हैं या फिर खास धर्म से जुड़े हुए हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।